वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए होने वाली है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखा, सबसे पहले वो जाके देखो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर नंबर 1। अभी भी हमारा चैप्टर फर्स्ट ही चल रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द कॉन्सेप्ट। इसमें हमारा ये दूसरा लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इंट्रोडक्शन हमने देखा था क्या होता है एआई, एंड उसके अप्रोच के बारे में पढ़ा था कि एआई की कितने सारे अप्रोच होते हैं। जैसे हमने थिंक ह्यूमनली के बारे में पढ़ा, एक्ट ह्यूमनली, थिंक रेशनली एंड एक्ट रेशनली। आई होप आपको इस चीज़ें याद होंगी अगर आपने लेक्चर देखा है तो। इस प्लेलिस्ट पे मैं आपको पूरा एआई पढ़ाने वाला हूँ, हर एक टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि मैं बुक से पढ़ाऊँगा, बट बुक में ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो उतने अप टू द मार्क नहीं लिखे गए, तो मैंने अपना पर्सनल नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, आपको सिंपली वो ज्वाइन करना, और हमारी वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है, फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के लिए जो हम एआई को बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसमें हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ ह्यूमन ब्रेन, राइट। एक ह्यूमन ब्रेन की रेप्लिका बनाने की हम ट्राई कर रहे हैं। और ह्यूमन ब्रेन की जब हम रेप्लिका को क्रिएट करते हैं ना, तो उसको क्रिएट करने के दौरान हमें यही समझना पड़ता है कि किस तरीके से एक ह्यूमन ब्रेन जो काम कर रहा है। अगर हम रेप्लिका ऑफ ह्यूमन ब्रेन बना रहे हैं तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये होता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमें वो सारी चीज़ें अपनी मशीन में डालनी होती है, और इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। अगर आप एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो हमने मशीन जो बनाया है, उसमें हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स को ऐड किया है। मेजर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ओके, हो सकता है आपके ओरल्स में, एक्सटर्नल में भी ये सवाल पूछ लिया जाए, तो आपको सिंपली फ्रैंकली जवाब देना है कि जब भी हम कोई एआई को क्रिएट करते हैं, वेन एवर वी क्रिएट एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रेप्लिका ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम ह्यूमन ब्रेन का एक रेप्लिका बना सके, राइट। अब ये आपको सोचना है कि ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, राइट। एक इंसान की जो ब्रेन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे हमारे अंदर मोरल्स होता है, फिलॉसफी होती है, हर एक इंसान की अपनी एक फिलॉसफी होती है, मतलब अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। हर इंसान के अंदर एक कैलकुलेटिव पावर भी होती है। आपने ध्यान दिया होगा, अगर कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट या कोई इंसान कितना भी फेलियर है अपने लाइफ में, बट कुछ चीज़ों में उसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होती है, राइट। वो हमारे ब्रेन की मैथमेटिक्स से होता है। ओके, अब ये मैथमेटिक्स जो है वो केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन तक लिमिट नहीं होती, बहुत सारी अलग अलग मैथमेटिक्स हैं, राइट। इसके बाद हमारा थर्ड फाउंडेशन इकोनॉमिक्स है। तो जो ब्रॉडली आपको 3 फाउंडेशन के बारे में पढ़ना होता है यहाँ पे एआई में। सबसे पहला होता है आपकी फिलॉसफी, राइट। फिलॉसफी वर्ड जो होता है उसका मतलब आप सबको शायद पहले से भी पता होगा कि हम फिलॉसफी वर्ड किसको कहते हैं, राइट। फिलॉसफी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी फिलॉसफी क्या है, मतलब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, आप किस तरीके से फिलॉसफिकल डिसीजंस लेते हैं, आपकी एथिक्स क्या है, आपकी मोरालिटीज़ क्या है, ये सारी आती हैं सबसे पहले फाउंडेशन फिलॉसफी में, राइट। फिलॉसफी एक बहुत ही जेनरिक टर्म है इंग्लिश का, ठीक है। और हमारे ह्यूमन ब्रेन में हर किसी के पास अपनी एथिक्स होती है, अपनी मोरालिटीज़ होती हैं, राइट। उसको हम लोग एआई में इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि एक ऐसा मशीन बनाना जो हूबहू इंसान की ह्यूमन ब्रेन होती है उसके तरह काम कर सके, राइट। तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें उसमें थॉट प्रोसेस डालना पड़ेगा। सबसे पहला फाउंडेशन होता है फिलॉसफी। फिलॉसफी प्रोवाइड्स द फाउंडेशनल प्रिंसिपल दैट अंडरलाई एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दिस इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट व्हाट काउंट्स एज नॉलेज, हाउ वी रीज़न, हम किस तरीके से रीजनिंग करते हैं, सोचते हैं, हाउ वी मेक डिसीजंस, हम किस तरीके से अपना एक डिसीजन को क्रिएट करते हैं, and what it means to be conscious. Philosophical decisions around ethics, morality are also critical to developing responsible AI systems. अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो सही डिसीजन ले पाए, तो फिलॉसफी जो होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन
माना जाता है। दूसरा फाउंडेशन जो हमारा है उसको हम लोग मैथमेटिक्स बोलते हैं, राइट। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको अभी जस्ट कि मैथमेटिक्स इन एआई इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेशंस, राइट। हम सब अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपसे एक्सटर्नल में भी सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि मैथमेटिक्स का केवल मतलब होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जस्ट वेट, राइट। बस मैथमेटिक्स में केवल अर्थमेटिक ऑपरेशन इसका मतलब नहीं होता है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे एल्गोरिदम्स जो हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। हम बहुत सारे लाइफ में से सिचुएशंस को देखते हैं जहाँ पे हमारा दिमाग जो प्रोबेबिलिटी, जैसे हम सब अपने रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स लेते हैं कि यार इस चीज़ की होने की चांसेस बहुत कम है, राइट। अगर आपको 90% आता है तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने की चांसेस बहुत कम है। ऐसी प्रोबेबिलिटी हमारा दिमाग सोचता है। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिमाग में इंटरनली कैलकुलेशंस हो रहे हैं, राइट। तो हमारा जो एआई होता है उसमें मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी थ्योरी हो गई, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, इन सब से हम एक एल्गोरिदम को डेवलप करते हैं। जब आप डेटा साइंस भी पढ़ते हैं या एआई पढ़ते हैं, डीप में जब आप जाएंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्रोबेबिलिटी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एआई। क्यों? क्योंकि हम एआई मशीन्स को भी बनाते हैं। अगर मशीन लर्निंग के मॉडल को बनाते हैं तो वो भी पूरी हमारी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि हमारी इस इवेंट को होने की, जैसे सपोज करो हमने बोला इवेंट ए, एआई डिसाइड करेगा कि इवेंट ए को होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि हमने अपना एल्गोरिदम जो लिखा है प्रोबेबिलिटी का वो कैसा लिखा है, ओके। इसके बाद इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंसेंटिव्स एंड ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई सिस्टम्स। दिस इंक्लूड क्वेश्चंस अबाउट हाउ एआई विल इम्पैक्ट employment, how to distribute the benefits and cost of AI fairly, and how to incentivize the development of social beneficial systems. Economics also provide tools for modeling complex system and predict the outcomes of different policies and intervention related to AI. अब देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना तो ये इकोनॉमिक्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है। जनरली भी हम जनरल लैंग्वेज में भी अगर एआई की बात, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो टर्म होता है इकोनॉमिक्स, इट इज़ ऑल अबाउट फाइनेंस, ठीक है। अब जब हम एआई को डेवलप करते हैं तो हमें बहुत सारे ट्रेड ऑफ के बारे में समझना पड़ता है कि अगर हम एआई को डेवलप करें किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए तो उस सिस्टम के लिए एआई कितना बेनिफिशियल है। मतलब इसकी जो बेनिफिशियल है कि अगर हम एआई बनाएंगे तो वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा एक प्रोजेक्ट के लिए। इसके लिए आपको इकोनॉमिक्स फाउंडेशन लगता है। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी प्रिंसिपल आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है अपने एआई में, राइट। तो आई होप आपको बेसिक फाउंडेशन क्लियर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 3 फाउंडेशन होता है, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, दूसरा हमारा पहला हमारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला फिलॉसफी, दूसरी मैथमेटिक्स एंड जो तीसरी हमारी थी इकोनॉमिक्स, राइट। ये 3 फाउंडेशंस हैं ऑफ एआई के। आपसे कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं एक्सटर्नल्स में और एंड सेमेस्टर में कि एक्सप्लेन, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, एक्सप्लेन फाउंडेशन ऑफ एआई, राइट। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कई बार ओरल्स में भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ कि फिलॉसफी का मतलब हमारे एआई में क्या होता है, राइट। तो आपको बस सिंपल सा जवाब यही देना है कि जब भी हम एआई को क्रिएट करते हैं ना तो इंसान के दिमाग में जो भी चीज़ें हैं वी ऑलवेज ट्राई कि हम दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उसकी सारी चीज़ें अपने एक सिस्टम में डाल दें, राइट। तो हम अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो भी चीज़ें करते हैं हम वही सारी चीज़ें अपने मशीन के साथ भी कर रहे होते हैं, राइट। तो आई होप आपकी ये 3 टॉपिक क्लियर हो गई होंगी, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। अब हम लोग अपने इस आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रॉन्ग एआई एंड वीक एआई, राइट। जब हम एआई को पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। मतलब हम लोग वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रेप्लिका, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फेक ब्रेन, राइट, अ डुप्लीकेट ब्रेन, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 2 कैटेगरी आ जाती है, ओके। एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एआई, एक होता है हमारे पास वीक एआई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एआई के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एआई आज के टर्म में, अगर हम आज की बात करें 2023 की बात करें तो ये आज भी हिपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, राइट। एक हाइप है और एक बस फिक्शनल कॉन्सेप्ट है। फिक्शनल भी आप बोल सकते हैं
या हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं। इसको आज तक हमने कभी इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है स्ट्रॉन्ग एआई को। स्ट्रॉन्ग एआई एक ऐसा एआई होता है जो इंसान का जैसे ब्रेन काम करता है, सेम उसी तरीके से काम करता है। स्ट्रॉन्ग एआई रेफर्स टू द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी इंटेलेक्चुअल टास्क दैट ए ह्यूमन बीइंग कैन डू। जो भी इंसान का दिमाग कर सकता है वो सारी चीज़ें एआई हमारा कर सकता है। बट एज यू नो, आज के टाइम पे 2023 तक आने वाले टाइम के बारे में हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, बट आज के टाइम पे 2023 तक ऐसा कोई भी एआई हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट, जो इंसान के जैसे सोच सके। आज के टाइम पे हमारे पास है वीक एआई। वीक एआई को हम लोग नैरो एआई भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैरो एआई, राइट। आपसे कई बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन नैरो एआई, तो वीक एआई और नैरो एआई सेम चीज़ है। आज जो हमारे पास है वो है नैरो एआई और या वीक एआई आप बोल सकते हैं, जो बेसिकली काम करता है एक डेटा सेट पे, या उसके पास हमने बहुत सारे मिलियंस ऑफ टास्क को बता दिया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और ए सेट ऑफ टास्क। वीक एआई को बनाया गया कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करें। जो आप उनसे बोलेंगे एआई से, अगर उसमें वो टास्क पहले से फिट होगी तो वो काम करेगा, अदरवाइज वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, राइट। वीक एआई इज नॉट इंटेंडेड टू रेप्लिकेट ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस, ठीक है। वीक एआई में कोई भी पर्पस हमारा ये नहीं होता कि हम ह्यूमन ब्रेन को रेप्लिकेट करें, ओके। इट इज़ डिज़ाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और स्पेसिफिक गोल्स। वीक एआई को बनाया गया कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है और हमें उस डेटा पे एक पैटर्न निकालना है, राइट, या इंसान की आवाज़ को पहचानना है या फिर किसी इमेज को रिकॉग्नाइज करना है, तो हम वहाँ पे वीक एआई को यूज़ करते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत सारा डेटा यहाँ पे वीक एआई में डाला हुआ है, ओके। अगर आप बुक को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक एआई का जो टॉपिक है वो बहुत ही ये ऐसा पैराग्राफ दिया हुआ, बट एग्जाम के लिए इतना काफ़ी नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 8 नंबर के लिए, ओके। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एआई, या 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा आपसे ये सवाल, ओके। आपको उसमें अगर 8 या 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है तो आपको वहाँ पे एक टेबल बना के कुछ ऐसा डिफरेंस यहाँ पे बताना पड़ेगा फीचर के साथ। ये आपकी बुक में टॉपिक नहीं था तो मैंने इसको नोट्स में डाल दिया है। यहाँ पे मैंने लगभग 8 पॉइंट्स, मतलब 8 अलग अलग डिफरेंसेस कंपैरिजन डाला है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है ये है इंटेलिजेंस लेवल। स्ट्रॉन्ग एआई मैचेस और एक्सीड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग एआई जो होता है वो मैच करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को और एक्सीड भी कर सकता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब उससे भी आगे निकल सकता है। आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बट आज के टाइम पे ये हमारे पास इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, राइट। वीक एआई लिमिटेड टू स्पेसिफिक टास्क एंड लैक्स ह्यूमन कॉग्निशन, मतलब इंसान की तरह ये सोच नहीं सकता। स्पेसिफिक टास्क जो इसको काम दिया गया उसी के हिसाब से ये काम करता है। दूसरी मेरी फीचर है लर्निंग एबिलिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एआई जो होता है वो सेल्फ लर्निंग होता है, मतलब वो खुद से सीख सकता है और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है, राइट, स्ट्रॉन्ग एआई। बट वीक एआई जो होता है वो केवल डेटा पे सीखता है और जितने प्रोग्राम हमने किया है उतने ही प्रोग्राम पे वो जवाब देगा। जैसे आप लोग सीरी से बात करते हैं या एलेक्सा से कुछ पूछते हैं, तो अगर आप एलेक्सा से कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, जो डेटा उसके पास है वो उस पर ही जवाब देगा। अगर आप उससे कोई भी अलग चीज़ पूछेंगे वो जवाब नहीं दे पाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट डिसीजन मेकिंग, ओके। स्ट्रॉन्ग एआई के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है रीज़न के, क्योंकि उसके पास कॉग्निटिव स्किल है, राइट, उसके पास सोचने की क्षमता है, तो उससे वो डिसीजन को ले सकता है। बट वीक एआई जो होता है वो प्री डिफाइंड डिसीजन पे काम करता है, मतलब जो डिसीजन हमने पहले से उसमें दिया हुआ है, फिट किया हुआ है, उसी डिसीजन पे ये काम करेगा, ओके। फोर्थ पॉइंट है मेरा स्ट्रॉन्ग एआई के लिए कॉन्शियसनेस, राइट, कितना कॉन्शियस होता है। स्ट्रॉन्ग एआई सेल्फ अवेयर और सेल्फ कॉन्शियस होता है, मतलब वो खुद से अवेयर हो सकता है। बट जो वीक एआई होता है उसमें अवेयरनेस की चांसेस बहुत कम होती है, लाइक वो अवेयर नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, राइट। इसके बाद जनरलाइजेशन, कैन अप्लाई नॉलेज टू न्यू सिचुएशन। स्ट्रॉन्ग एआई जो है अपनी नॉलेज को न्यू सिचुएशन में लगाए, जैसे इंसान होता है, आपने 20 साल तक जो चीज़ें सीखी हैं आप उसको नई चीज़ों में लगा सकते हैं, राइट। बट वीक एआई ये चीज़ नहीं कर सकता, इट इज़ वेरी लिमिटेड टू स्पेसिफिक कंटेक्स्ट एंड टास्क, ओके। इसके बाद हमारे पास क्रिएटिविटी,
कैन जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। जो आपका स्ट्रॉन्ग एआई है वो जनरेट कर सकता है नए नए आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट को। वीक एआई ये नहीं कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एआई में इमोशंस होते हैं, इमोशनल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वीक एआई में नहीं होती हैं। एडाप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग एआई नए नए सिचुएशन, नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर सकता है, वीक एआई नहीं कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी ही आसान लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे आपके डिफरेंस पूरे दिए हुए हैं। आई होप आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मुझे पता है कि अगर आप ये प्रिपेयर करके जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। क्योंकि इसके क्वेश्चन जो आते हैं कम से कम 6 मार्क्स के लिए आएंगे ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। और मैं यहाँ पे जितनी चीज़ें भी लिख रहा हूँ ना, ये मैं एक ड्राफ्ट कॉपी पे लिख रहा हूँ। मतलब ये जो पीडीएफ फाइल, ये ड्राफ्ट है मेरी, जिस पे मैं, क्योंकि ये आपको जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ ये मैं टैब पे ले रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, टिक मार रहा हूँ। बट जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ उसमें पूरी चीज़ें क्लीन रहेंगी, तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके, यस एवरीवन, क्लियर है सबका यहाँ तक? आई होप आपकी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। एंड आई होप कि मेरे इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा आपके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से कि सर प्लीज़ कुछ ऐसा लेक्चर्स बनाओ, क्योंकि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है एआई सब्जेक्ट में। ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आपको ज़्यादा हेल्प मिले और टू द पॉइंट आंसर आपको दे दूँ नोट्स के माध्यम से। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो बड़ा ही इजी एप्लीकेशंस एआई की, हम लोग एआई को कितनी अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो ये टॉपिक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है एआई का आज के टाइम पे। इस फीचर की वजह से एआई जो है हमारी बातें समझ पाता है। आज आप सीरी को कुछ बोलते हैं कि गिव मी द एड्रेस ऑफ, अब गूगल असिस्टेंट में करते हैं कि गिव मी द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम पुणे टू मुंबई, ऐसा आप पूछते हैं। ये आपकी ह्यूमन वॉइस को किस तरीके से पहचानता है, बिकॉज ह्यूमन वॉइस में भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। ह्यूमन वॉइस की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, राइट। आप महाराष्ट्र के लोग किसी और तरीके से बात करते हैं, आई थिंक पेन में कुछ प्रॉब्लम, ओके। नॉर्थ इंडिया के लोग किसी और तरीके से बात करते हैं, ठीक है। हर रीजन के लोगों का एक्सेंट अलग होता है। हो सकता है सब लोग इंग्लिश ही बोल रहे हो, बट एक्सेंट जो है अलग होता है। तो नेचुरल एनएलपी जो एक ऐसा फीचर है हमारे एआई में, जिसकी वजह से हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, चैटबॉट जो होता है, वो इंसानों की बातों को समझ पाता है, ह्यूमन वॉइस को समझ पाता है, राइट। तो ये सबसे पहला फीचर है और बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट फीचर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। ओके, इसके बाद हमारा तो इमेज एंड वीडियो रिकॉग्नाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। आज के टाइम पे हम लोग बहुत सारे ऐप ऐसे देखते हैं जहाँ पे इमेज रिकॉग्नाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, अगर अपना गूगल फोटोज़ भी खोलेंगे तो उसमें इमेज रिकॉग्नाइज करके वो एल्बम बना देता है। देखा होगा आप सबने अपने फ़ोन में। अगर आप गूगल फोटोज़ खोलेंगे, आई डोंट नो इस पेन के साथ मेरे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप गूगल फ़ोटोज़ खोलेंगे तो गूगल फ़ोटोज़ में भी वो एल्बम क्रिएट करता है। अगर आप अभी भी अपने फ़ोन में चेक करेंगे तो आपके फेस का एक एल्बम क्रिएट किया गया होगा। आपके अगर उसमें आपके दोस्त के बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं तो आपके दोस्त का भी एक एल्बम क्रिएट किया गया। बहुत सारे अलग अलग एल्बम्स बनाता है वो, बेस्ड ऑन एआई में फेस रिकॉग्नाइज कर लेता है वो आपका। ओके, देन प्रेडिक्टिव एनालिसिस, हम बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टडी करके फाइनेंस का, हेल्थ का, मार्केटिंग के डेटा को एनालाइज करते हैं, पैटर्न निकालते हैं उस पर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। ओके, देन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमें अगर रोबोट बनाने हैं जो खुद से काम कर सके, डिसीजन पे काम कर सके। आज रोबोट्स जो है वो लॉजिस्टिक्स में, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। देन पर्सनलाइजेशन, कि एआई के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को पर्सनलाइज और सर्विस को पर्सनलाइज करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे वेबसाइट्स, आप अमेजन पे जाते हैं, कई बार आपने जो सर्च किया उसके ही आधार पे आपको नेक्स्ट रिजल्ट्स दिखते हैं कि आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग क्या है। तो ये भी क्या है, ये कंज्यूमर बिहेवियर जो हम ट्रैक करते हैं, राइट। ये जो हम कंज्यूमर, इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर जो हम ट्रैक कर रहे हैं, किसके वजह से कर रहे हैं? एआई की वजह से कर रहे हैं, राइट। एआई जो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब आप क्या सर्च कर रहे हैं उसको ट्रैक कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखा रहा है, राइट। इसके बाद हम एआई को गेमिंग में यूज़ करते हैं। लूडो खेला होगा, चेस खेला होगा, अपने बहुत सारे गेम खेले होंगे जहाँ पे एआई होता है, सिस्टम खेलता है। फ्रॉड डिटेक्शन हम यूज़ करते हैं, राइट। हम ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स लिखते हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर आप गूगल पे भी यूज़ करेंगे और गूगल पे अगर आप कुछ अलग ही यूज़र नेम लिख देंगे ना, तो वो क्या है, जो भी आपको पैसे भेजेंगे ना उसको ये पहले एक वार्निंग देगा, राइट।
हेल्थ केयर में हम एआई को यूज़ करते हैं, डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट प्लान्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम एआई को यूज़ कर रहे हैं एंड एजुकेशन में हम लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे जो एप्लीकेशंस, इसमें बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं एआई के। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो एआई को हम लोग एजुकेशन में कैसे यूज़ करें। आज के टाइम पे आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस देखा होगा, राइट, जहाँ पे जैसे चैट जीपीटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एजुकेशन का, जहाँ पे आप जाके कोई भी सवाल डालेंगे वो आपको जवाब दे देता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एआई वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हम एजुकेशन में आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर जितने भी मैंने एप्लीकेशंस आपको बताए हैं, ठीक है, ये एप्लीकेशंस जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं, ओके। आई थिंक मेरे पेन में कुछ प्रॉब्लम है यार। ओके, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है ह्यूमन वर्सेस मशीन एंड लिमिटेशंस ऑफ एआई। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ये लाइक डिस्कशन का टॉपिक है नहीं, आप इसके बारे में खुद से भी लिख सकते कि ह्यूमन और मशीन में, ठीक है, एक इंसान में, एक ह्यूमन में और एक मशीन में क्या डिफरेंस होता है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा एक आपको यहाँ पे कंपैरिजन दे दिया जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। जैसे इंटेलिजेंस, जनरल एंड एडाप्टिव इंटेलिजेंस होता है ह्यूमन के अंदर, मतलब ह्यूमन के अंदर एक जनरल अवेयरनेस भी होता है, इंटेलिजेंस होता है, राइट। मशीन के अंदर नहीं होता, मशीन स्पेसिफिक चीज़ों पे काम करता है। इंसान जो है यूनिक आइडियाज़ को जनरेट कर सकता है, मशीन जनरेट नहीं कर सकता। इंसान के पास बहुत सारे इमोशंस होते हैं, मशीन के पास नहीं होते। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बार आपको वॉइस स्ट्रॉन्ग करके बात बताता हूँ, कई बार लो वॉइस में बताता हूँ, कई बार मैं एक्साइटेड साउंड करता हूँ, बट मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। उसके बाद पोजेस फिजिकल बॉडीज विथ अ रेंज ऑफ एबिलिटीज़, लैक फिजिकल बॉडीज़ एंड एबिलिटीज़। मशीन के पास बॉडी नहीं होती, और जो रोबोट्स आज के टाइम पे बन भी रहे हैं ना, उसमें बहुत कम इंट्रैक्शन हो रहा है, राइट। इंसान बहुत सारे सिचुएशन से सीखता है, बट मशीन नहीं सीखता, कैन ओनली लर्न फ्रॉम प्रोग्राम डेटा। जो भी डेटा उसके पास है केवल वो उसी से सीखता है। इंसान जो कैन मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन इमोशंस, राइट। हम डिसीजन को बना सकते हैं इमोशन के आधार पे, मशीन नहीं बना सकता, मशीन केवल रूल्स को फॉलो करेगा, राइट। इंसान अलग अलग तरीके से कम्युनिकेट करता है। कई बार आप देखेंगे हम अपने आंखों से भी कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को हमने कुछ इशारा करना तो हमने अपने आंखों से किया, बट मशीन नहीं कर सकता, मशीन केवल आउटपुट से कम्युनिकेट करता है। और इंसान न्यू सिचुएशंस पे अडॉप्ट कर सकता है, मशीन नए सिचुएशंस पे अडॉप्ट नहीं कर सकता। ये सारे डिफरेंसेस हैं, मैंने यहाँ पे कुछ 7-8 डिफरेंसेस डाले हुए हैं, कंपैरिजन डाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन जो आता है आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे लगभग 8 पॉइंट्स हैं और ये VVI आप लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। इसके बाद हमारा आज का लास्ट टॉपिक है एआई की प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस के बारे में, जो मैंने नोट्स में डाला हुआ है कि एआई में प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर दो आप, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग के बहुत सारे वीडियोज़ अभी लाने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ओके। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन करो ताकि आपको लाइव सेशन के बारे में जानकारी मिलते रहे, ठीक है। हम अपने लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एआई की में प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या। सबसे पहला एआई जो है, एआई बायस। एआई सिस्टम्स कैन एग्जिबिट बायस टुवर्ड्स सर्टेन ग्रुप लीडिंग टू अनफेयर ट्रीटमेंट और आउटकम। दिस कैन हैपन इफ द ट्रेनिंग डेटा यूज टू क्रिएट द एआई मॉडल इज बायस्ड। अगर हम, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे ट्रेनिंग डेटा जो होता है, अगर हमने मॉडल में बायस चूज़ किया, मतलब ट्रेनिंग डेटा अगर आपने सही चूज़ नहीं किया है, एल्गोरिथम सही से डिज़ाइन नहीं की है, तो हो सकता है कि आपका एआई सही तरीके से काम ना करे। Transparency. AI system can be opaque, making it difficult to understand how they arrive at their decision. कई बार AI डिसीजन आपको दे देता है, बट बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि AI उस डिसीजन तक पहुंचा कैसे, ओके। थर्ड, एथिक्स. AI system can raise a number of ethical questions such as whether they should be used to make life and death decisions, okay, whether they should be allowed to replace human decision makers entirely. इस टाइप के एथिकल क्वेश्चंस भी AI के सामने हमेशा आते हैं। सिक्योरिटी. जब जब हम टेक्नोलॉजी में जितना आगे बढ़ेंगे हम उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी में जितना भी आगे जाएंगे उतने ज़्यादा हम ओपन हो जाते हैं इंटरनेट पे। तो AI सिस्टम भी वैसा ही है, AI सिस्टम को अटैक करना बहुत आसान हो जाता है।
डेटा प्राइवेसी का लिमिटेशन से, यहाँ पे डेटा प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारा डेटा हमें देना पड़ता है एआई को, राइट। आज के टाइम पे जो जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में इतना ज़्यादा डेटा है कि वो डेटा प्राइवेसी को हैम्पर करता है, बिकॉज वो हमारा ही डेटा होता है। अकाउंटेबिलिटी, इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। अगर कुछ भी गलत होता है एआई से तो बड़ा मुश्किल है ये डिटेक्ट करना कि किसकी गलती थी उसमें, बिकॉज एआई में बहुत सारे मल्टीपल पार्टीज होते हैं और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, राइट, यहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत कम है। अगर आप एआई से 10 बार सेम सवाल पूछेंगे तो 10 बार सेम जवाब देगा। ओके, लिमिटेड एबिलिटी टू रीजन, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कम है। और लैक ऑफ एम्पैथी, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो काफ़ी कम होता है। ओके, मैंने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में ये सारे लिमिटेशंस को यहाँ पे डाला है, जो आप नोट से पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, उसके बाद डेटा क्वालिटी पे हमारी प्रोसेस डिपेंड करती है, मतलब जो भी डिसीजन हमारे एआई का होगा वो कंप्लीट डिपेंड करेगा कि हमारे डेटा का क्वालिटी क्या है। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी रिस्क, मतलब हैकिंग का रिस्क होता है क्योंकि हर डेटा बहुत ज़्यादा एडवांस है, हमारा मैक्सिमम डेटा इंटरनेट पे होता है, सिस्टम पे होता है। एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइट, ट्रांसपेरेंसी का बहुत कमी है क्योंकि जो डिसीजन हमारे पास बन रहा है, राइट, वो हमें समझ में नहीं आता कि वो डिसीजन बन कैसे रहा है। ठीक है, ये सारे हमारे लिमिटेशंस या फिर आप बोलो ड्रॉबैक्स और प्रॉब्लम्स होती हैं एआई की। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस का पार्ट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये इसमें भी कम से कम 7 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। ओके, एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक दे दूंगा आपकी यूनिट टेस्ट के लिए भी और एंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, और ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट हमारा अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करो यार। अगर आप वीडियोस देखते हैं और आप अगर हमारे वीडियोस पे कमेंट करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो ऑनेस्ट फीडबैक जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग कोई नई चीज़ बनाते हैं, कोई भी नया सब्जेक्ट लॉन्च करते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम लोग और वीडियोस और जल्द से डालने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप कि आज मैंने जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए वो सारी चीज़ आपकी क्लियर हुई होंगी, और आप ऐसा ना सोचें कि मैं बस आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। मैं आपको हर एक प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा, बट अभी आपके प्रोग्राम आए नहीं। आने वाले चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में आपको प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है, तो मैं आपको सारे प्रोग्राम्स भी करके बताने वाला हूँ इन डिटेल। तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि आपको प्रोग्राम, क्योंकि कॉलेज में जनरली प्रोग्राम बताया नहीं जाता, बट मैं आपको यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स बताने वाला हूँ। ओके, तो आपकी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।